अब जैसे कोरोना ही कम नहीं था, इसके पीछे मौत का एक और हरकारा ब्लैक फंगस आया, और अब इससे भी खतरनाक साबित होने वाला वाइट फंगस का जो छाती के इन्फेक्शन वाला जो ट्रेट आया है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जो ये कोरोना होने का धोखा देता है और जान ले सकता है। पर घबराइए नहीं, कोरोना से अलग इसका मुकम्मल इलाज हमारे पास है, गोली, इंजेक्शन, क्रीम से लेकर जून तक। तो ये एपिसोड वाइट फंगस के बारे में। नमस्कार, मैं संजय कुमार, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। मरीजों के लिए वाइट फंगस घातक है, मगर लाइलाज नहीं है। देश के एक राज्य राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और अब वह नोटिफाइड बीमारियों में दर्ज है। नोटिफाइड बीमारियों का मतलब ये है कि उसकी दवा, मरीजों का नंबर और उससे होने वाली मौतों के आंकड़ों को अब अस्पतालों को, डॉक्टरों को, सरकार को लगातार सूचित करते रहना होगा। ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल अनिवार्य होगा। और जब ब्लैक फंगस उधर महामारी घोषित की जा रही थी, इसी दौरान वाइट फंगस ने भी बिहार में दस्तक दी। अब आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि कुछ और राज्य भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, कुछ और जगहों पर भी इसके मरीज मिल सकते हैं। फिलहाल इक्का दुक्का केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर वाइट फंगस के मरीज मिलने अभी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आशंका है कि ये फैल सकता है। फिलहाल अभी देश में जितने भी मरीज पाए गए, सबके सब बच गए, ये खुशी की बात है। लेकिन आप इस वाइट फंगस को महज इसलिए हल्के में नहीं ले सकते कि अभी तक जितने मरीज हैं वो सब बच गए हैं और उनको जीवन दान दे दिया वाइट फंगस ने या डॉक्टरों ने। यकीन मानिए कि ये ब्लैक फंगस से कतई कम खतरनाक नहीं है। सफ़ेद फफूद या वाइट फंगस, या ये कहें कि वाइट मोड की तरह तेजी से फैलता है और जानलेवा हो सकता है। ख़ास तौर पर जो कोविड ग्रस्त मरीज़ हैं, जिन्हें स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा डोज दिया गया है, लगातार स्टेरॉइड दी गई हैं उन पर, या फिर गंभीर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए, तो ये समझिए कि काल सरीका ही है। ब्लैक फंगस नाक, आँख और दिमाग को निशाना बनाता है, जबकि वाइट फंगस कोरोना की तरह फेफड़ों को तो संक्रमित करता ही है, वहीं शरीर के जो दूसरे अंग हैं, जैसे चमड़ी है, पेट है, गुर्दे, दिमाग, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी अपना संक्रमण तेजी से फैला। नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे, उनमें डायपर कैंडिसोसिस के नाम से जाना जाता है। महिलाओं में इसकी वजह से लिकोरिया की शिकायत हो सकती है। मतलब ये कि ये जो ब्लैक फंगस है, जिसके बारे में इतनी दहशत फैली हुई है, ये उससे भी ज़्यादा संक्रामक है और शरीर के 2-3 खास हिस्सों की बजाय बहुत से हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये फंगस और इससे होने वाला जो रोग है या होने वाले जो रोग हैं, वो कोई नए नहीं हैं। गर्मी बरसात के दिनों में इससे तमाम चमड़ी के रोग, खुजली, खारिश और भी तमाम इस तरह की बीमारियां पहले भी होती रहती थी, और हम लोग इसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे। जब चीज़ें बढ़ जाती थी तो दवा करते थे, और नहीं तो घरेलू दवाओं से ठीक हो जाया करता था। लेकिन कोरोना के दौर में जब बात इम्यूनिटी के खोने की आई है, तब ये बहुत घातक सिद्ध हुआ है और लाइट में आया है, हाईलाइट हुआ है। ये फंगस अगर सांसों के जरिए या किसी भी दूसरे जरिए से फेफड़े या खून के जो रास्ते हैं, मार्ग है, इसमें मिल जाए तो बस ये आफत ढा देता है। सबसे खराब बात यह है कि फेफड़ों के संक्रमण वाले जो इसके लक्षण हैं, वो कोरोना की तरह ही उभरते हैं, और आजकल ये लक्षण बहुत सामान्य हो गए हैं और कह सकते हैं कि बहुत दहशतनाक। ज़रा भी किसी को ऐसा लगा कि उसे फेफड़ों में तकलीफ़ है, खांसी आ रही है, बुखार आया हल्का फुल्का,
तो उसे यही लगता है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं। सामान्य जो सर्दी जुकाम खांसी है उसको भी कोरोना के नज़र से ही देखा जाने लगता है। इसलिए सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो जब कम होने को कोरोना का लक्षण समझते हैं, वो इसके भी लक्षण होते हैं। लोग कोरोना समझ करके आइसोलेट हो जाते हैं, काढ़े और दवाइयाँ लेने लगते हैं। ख़ास तौर से जो एंटीपायरेटिक है यानी बुखार के बारे में या बदन दर्द के बारे में एनालिसिक दवाइयाँ हैं या फिर मल्टीविटामिन्स या एंटीवायरल वगैरह वो लेने लगते हैं। ये दवाइयाँ ऐसे मामले में कतई फ़ायदा नहीं करती, क्योंकि ये वायरस तो है नहीं, ये फंगल है। और चूँकि इस रोग से कतई इन दवाइयों का कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए ये फ़ायदे की बजाय नुकसान करती है। गफलत और भ्रम में देरी होती जाती है और मर्ज बढ़ जाता है। लोग कोरोना समझ करके इंतज़ार करते हैं कि इस तरीके के लक्षण दिखेंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है और धीरे धीरे छाती में इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता जाता है, हालत गंभीर हो जाती है। मरीज का सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन यानी एचआरसीटी कराने पर कोरोना जैसा ही संक्रमण छाती में दिखाई देता है। वो ठीक उसी तरह वाइट पैचेस दिखाई देते हैं एक्सरे में, स्कैन में। छाती में उस तरह के सफ़ेद धब्बे देख करके अमूमन डॉक्टर्स भी इस बारे में ये राय बना सकते हैं कि ये कोरोना के मामले दिख रहे हैं। लेकिन उधर आरटीपीसीआर टेस्ट हो या रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये दोनों उस व्यक्ति के निगेटिव आते हैं, क्योंकि कोरोना तो है नहीं। तो ये दोनों टेस्ट निगेटिव आते हैं, लेकिन जो स्कैन है वो ये कहीं कहीं साबित करता है कि ये कोरोना हो सकता है। इसी उलझन में मरीज की तबीयत और ख़राब होने लगती है। ऐसे में अनुभवी और अच्छा चिकित्सक न मिला, रोग की सही जांच, सही निदान और उचित इलाज न मिला, तो इससे हुई मौत कोरोना के खाते में चली जाती। पटना में इसके 4 मरीज मिले थे शुरुआती दौर में। इसमें एक बहुत ही मशहूर वहाँ के और बहुत ही अनुभवी डॉक्टर महोदय भी थे। उनके सभी टेस्ट नेगेटिव थे, आरटीपीसीआर और रैट दोनों ही। एक चिकित्सक की सूझबूझ के चलते उनका बलगम टेस्ट कराया गया, और जब बलगम टेस्ट कराया गया तो इस बात का खुलासा हो गया कि बलगम में फंगस है और वो चारों लोग वाइट फंगस से इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित हैं। सो बेहतर डॉक्टर मिले और समय पर जो एंटी फंगल बढ़िया दवाएं दी गई, उनसे उनकी जान बच गई। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर एचआरसीटी में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं और ये लगता है कि लंग्स बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लेकिन बाकी जो टेस्ट हैं वो निगेटिव दिखे, तो एक बार वाइट फंगस का पता लगाने के लिए बलगम कल्चर की जांच बहुत ज़रूरी है। उससे ये साफ हो सकता है कि ये कोरोना नहीं, ये वाइट फंगस है, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जो दिशा है, डायरेक्शन है, तुरंत बदल करके हम मरीज की जान बचा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वाइट फंगस की जो मुख्य वजह है ना, वो भी वही है जो ब्लैक फंगस की है, बस इम्यूनिटी का कम हो जाना। इम्यूनिटी कम हो गई तो समझिए कि फंगल इन्फेक्शन का खतरा अपने आप ही बढ़ गया। फंगल इन्फेक्शन का इस तरह का खतरा उन लोगों में ज़्यादा रहता है जो डायबिटीज़ या कैंसर के मरीज हैं, या फिर लंबे समय तक कैंसर की दवा और स्टेरॉइड की दवाएं ले रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि शरीर की जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी पावर जो है, वो कम हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम वैसे तो जो इस तरह के फंगस इन्फेक्शन से हमको लगातार बचाए रखता है, कोई बहुत तकलीफ कभी पैदा नहीं होती, कम से कम इस तरह की गंभीर दिक्कतें कभी नहीं पैदा होती। अगर कोई बीमार है या स्टेरॉइड या तेज बहुत हाई लेवल का जो एंटीबायोटिक ले रहा है, वो इससे इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में फंगस जो है हमले कर सकता है कमज़ोर पा करके, और उसे फिर आगे भी कमज़ोर शरीर मिलता है
तो उसे जड़ जमाने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये आता कहाँ से? इसके कण, चूंकि ये फंगस है तो इसके कण हवा में भी हो सकते हैं, धूल गर्द पानी में मिला हो सकता है, किसी भी तरीके से ये शरीर में आपके सांस के जरिए ये प्रवेश कर सकता है। तो जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं, उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के उपकरण, खास तौर पर ऑक्सीजन को ले जाने वाला जो ट्यूब है, नली है, उसको जीवाणु मुक्त कर देना चाहिए, स्टेलाइज कर देना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा जो पानी वाला ह्यूमिडिफायर होता है, उसको उसमें स्टेलाइज वाटर का यूज करना चाहिए हमेशा। कोई भी सामान्य पानी उसमें हबड़ी में डाल करके इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि जो भी ऑक्सीजन मरीज के फेफड़े में जाए वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, वाइट या ब्लैक फंगस, इस सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त हो। क्योंकि संक्रमण अमूमन जो होता है वो कहीं शरीर के भीतर से तो होता नहीं है, जाहिर है बाहर से ही संक्रमित होता है, कोई इन्फेक्टेड होता है तो बाहर ही हमें उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए हम जितना इसके लिए तैयार रहेंगे, उतना ही बचाव करेंगे, उतने ही हम इससे बचे रहेंगे। चीज़ है बचाव, हम इन्फेक्शन से बचें। और दूसरी चीज़ ये कि घबराएं नहीं। कोरोना का इलाज अभी हमारे पास सटीक नहीं है, इतने के बावजूद हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन उसके अलावा कोई भी इलाज सीधे कोरोना का नहीं है। लेकिन हमारे पास बहुत ताकतवर एंटी फंगल दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, इसलिए वाइट फंगस का इलाज हमारे पास है। और तो इस एपिसोड में यहीं तक। अगली बार फिर किसी ऐसी ही जानकारी के साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए मुझे संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।